नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। भारत दौरे के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रवाना। रक्षा, ऊर्जा, तकनीकी हस्तांतरण और कारोबार पर कल होगी बात। आगरा दौरा रद्द होने का ओबामा को अफसोस। अमेरिका के साथ रक्षा और परमाणु समझौतों में तब्दीली की कोशिश का वाम दलों ने किया विरोध। कांग्रेस ने दी संभलकर चलने की नसीहत। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर बीजेपी और पीडीपी में बातचीत। पीडीपी ने कहा अफवाह और पाकिस्तान से वार्ता पर नहीं बदली नीति। बीजेपी अध्यक्ष ने जनता परिवार के एकीकरण को बताया अनैतिक। जेडीयू में विरोध के बीच शरद यादव से मिले बिहार के मुख्यमंत्री। और आम आदमी पार्टी के नए पोस्टर में किरण बेदी को बताया गया अवसरवादी। बीजेपी का पलटवार। केजरीवाल से नहीं चाहिए कोई प्रमाण पत्र। और आइए देखते हैं पहली खबर। दिल्ली में राजनीतिक दलों के बीच चुनाव प्रचार में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर पोस्टर के जरिए निशाना साधा है। दिल्ली में ऑटो रिक्शों पर केजरीवाल बनाम किरण बेदी के पोस्टर ने राजनीतिक दलों को बहस का एक नया मौका दे दिया। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर न्योता न मिलने पर नाराजगी जताई है। दिल्ली की चुनावी बिसात पर आम आदमी पार्टी का ये नया दांव है। आम आदमी पार्टी के इन पोस्टरों में सीधा निशाना बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी पर है। पार्टी ने किरण बेदी को अवसरवादी बताया है। बार बार जो कांग्रेस बीजेपी की आलोचना करती रही और 22 दिन पहले स्वयं उसी पार्टी में शामिल होके मुख्यमंत्री के लिए अगर आगे बढ़ रही हैं चुनाव में, तो ये अवसरवाद कहा जाएगा। ये दिलचस्प ये है कि कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल और जगदीश मुखी के मुकाबले वाले पोस्टर चिपकाए थे। तब दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल को जगदीश मुखी की जगह किरण बेदी का पोस्टर लगाने की चुनौती दी थी, लेकिन इस पोस्टर के आने के बाद बीजेपी तिलमिला गई है। अब ये अवसरवादिता का तो फैसला जनता कर लेगी, क्योंकि जनता को अच्छी तरह पता है अरविंद केजरीवाल जी की क्या छवि है और किरण बेदी की क्या छवि है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस समारोह पर न्योता नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने समारोह में शामिल होने की इच्छा जताई है। रिपब्लिक डे को मेरे को नहीं बुलाया इन्होंने, लेकिन इनवाइट नहीं किया आपको? पता नहीं क्यों नहीं किया। हालांकि ये भी सच है कि पिछले साल बतौर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस समारोह को संसाधनों की बर्बादी कहकर विवाद खड़ा कर दिया था। बीजेपी ने इसे दोहरा चरित्र बताया है। 26 जनवरी पर अराजकता को लेकर के धरने पर बैठा और जिन्होंने कहा कि ये 26 जनवरी, मैंने कहा ना झूठ। 26 जनवरी तो बड़े लोगों के लिए है, ये बड़े लोगों का शुगल है। ये जिस तरह की बातें उन्होंने की थी, अब ये क्यों कंप्लेंट? उनको क्या लगता है कि बड़े लोगों की चीज में उनको आना चाहिए? दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। वही दिलचस्प ये है कि कांग्रेस का जिक्र ऐसे किसी पोस्टरों में नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में 7 फरवरी को मतदान होना है और नतीजे 10 फरवरी को आएंगे। अनु दीवान के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। तो दिल्ली की राजनीति और आरोप प्रत्यारोप के दौर और असल में ये इशारा क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। नीरजा, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से मुद्दों पर फोकस कम और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, ये हर बार दिखता है। पोस्टर वॉर जिसकी माहिर मानी जाती है आम आदमी पार्टी, एक नया पोस्टर, कैसे आप इसे देखती हैं? देखिए, दोनों पार्टियां प्रचार के ऊपर तो बिल्कुल माहिर हैं, आम आदमी पार्टी भी और भाजपा भी। पहले आम आदमी पार्टी ने जगदीश मुखी का जो फोटो गुस्सैल तरह का फोटो था, वो अरविंद केजरीवाल वर्सेस जगदीश मुखी, मतलब आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी। तो अब जो चुनौती थी आम आदमी पार्टी की कि आपका तो कोई क्लियर चेहरा ही नहीं है, उसका जवाब उन्होंने किरण बेदी को फील्ड करके दिया। अब यहाँ से जो प्रहार हुआ है वो अरविंद केजरीवाल, वहाँ क्वेश्चन मार्क के अवसरवादी, तो लोगों को पता है किसकी तरफ इशारा है। अब ये स्मार्ट चीज़ें हैं, अल्टीमेटली जाके तो जनता देखेगी ना किसको देना है, मुद्दे क्या हैं, किसके लिए आप स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है,
दिल्ली के कैंपेन में जो कैंपेन की प्रक्रिया है वो काफ़ी अहम होने वाली है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब नोटिफिकेशन हुआ इलेक्शंस का लोगों ने मन बना लिया है कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। कई चुनावों में, स्टेट के चुनावों में ऐसा दिखता है, लेकिन शुरू से ऐसा लग रहा था दिल्ली में कैंपेन जैसे होगा तो ये निर्धारक भी होगा कि लोग किस तरह वोट करेंगे। तो फ्लोटिंग वोटर जो है ना, हो सकता है उसको इन्फ्लुएंस ज़रूर करेगा। उसमें कुछ लोग किरण बेदी के आने से कंफ्यूज भी हो गए हैं, जो बहुत क्लियरली आपके साथ थे। कुछ लोग यहाँ जो थे अब वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि जो अवसरवाद पहले आप में थी यहाँ क्यों चली गई। तो कहाँ जाके गोटी बैठती है वो तो 10 तारीख को ही हमें पता लगेगा। जिस तरीके से किरण बेदी हो या फिर केजरीवाल, मैं कहूँ पर्सनालिटी और दूसरा करप्शन या फिर एक ईमानदार छवि, शायद ये मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे में किरण बेदी को जिस मंसूबे के साथ बीजेपी ने उतारा है और इस पोस्टर के जरिए क्या उसी मंसूबे को प्रहार करने की कोशिश आप कर रही है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये मैं तो मानती हूँ आप वर्सेस आप लड़ाई है ये, इसीलिए बीजेपी को अपने अंदर से कोई चेहरा ऐसा नहीं दिखा जो कि लोगों को अपनी तरफ खींच। तो जाहिर है वो जब वो किरण बेदी की तरफ गई तो उनमें आपके जो गुण थे वो नजर आए कि भाई एक तो एक साफ छवि है, लड़ाकू थी, परिवर्तन के लिए मांग थी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए पिछले 3 साल में दिल्ली का जहन बहुत बदला है। एक दिल्ली की जनता की पॉलिटिसाइजेशन हुई है जो कि हजारे मूवमेंट से शुरू हुई थी, निर्भय कांड से हुआ और फिर 3 चुनाव लड़े गए हैं। दिसंबर वाला 2013 का, जिसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी 28 सीटें लेके आई, बीजेपी की 31 और सरकार नहीं बन पाई थी। 49 डेज सरकार बनी, उसके बाद गवर्नर्स रूल रहा। फिर लोकसभा में जहां नरेंद्र मोदी ने शानदार प्रदर्शन किया और अब ये चुनाव होने जा रहा है जहां लोग कहते हैं पर नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर तो नहीं होने वाले ना। तो लड़ाई अब आप वर्सेस किरण बेदी आप में नहीं थी, लेकिन उसी धारा से आती हैं यहाँ केजरीवाल। तो मुझे लगता है ये पॉलिटिक्स दिल्ली की जो बदल रही है ना, मैं तो मानती हूँ एक सीएम होगा, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा और जो रूटीन वे से पॉलिटिक्स होती है ना, अलग हटके हम देखने क्या बीजेपी की चिंता इससे भी बढ़ रही है या फिर कुछ कम होती दिख रही है किरण बेदी के आने के बाद? कि जो तमाम सर्वे, मैं कहूँ कि एक फैशन सा है, हर रोज सर्वे आ रहे हैं, लेकिन अगर उनको आधार माने तो अभी भी केजरीवाल की लोकप्रियता कोई खास गिरावट या फिर उनको मुकाबले में कम नहीं हुई है। देखिए, केजरीवाल की लोकप्रियता कम हुई थी मिडिल क्लास में जब उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसको वो भूलने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को लगा कि हमारी इतनी आशा थी इससे और इन्होंने हमको निराश कर दिया। तो बहुत ही सेंस ऑफ बिट्रेयल जो होता है ना, उस तरह का था। लेकिन उनमें से कई लोग, क्योंकि उसने माफ़ी मांगी, उसने कहा ये गलती है, गुनाह नहीं किया मैंने, तो मुझे एक और मौका दिया जाए। कुछ लोग उनकी तरफ दोबारा देख रहे थे, तब किरण बेदी को लाया गया। लेकिन जो बस्तियां हैं वहाँ तो इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। मैं वाल्मीकि कॉलोनी में गई थी, 80% वहाँ लोग ओपनली कह रहे हैं हम झाड़ू की तरफ जाएंगे। और माइनॉरिटीज़ में 2013 के मुकाबले इस बार ज़्यादा लोग वोट देंगे इनको। तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास कम हुआ है, लेकिन यहाँ बड़ा है बाकी जगह में। लेकिन तो क्या कि फिर किरण बेदी के आने के बाद बीजेपी जिन पॉकेट्स में सोच रही थी कि इस छवि के सहारे या फिर उस प्रशासनिक क्षमता का सहारा लेते हुए कुछ पैठ बना पाएगी, उसे फिलहाल निराशा हाथ लगती दिख रही है? देखिए नहीं, बिना किरण बेदी के बीजेपी इतना अच्छा नहीं करती दिल्ली में। लेकिन किरण बेदी के आने से कुछ तो फर्क पड़ा है बीजेपी का। वो महिलाओं में फर्क पड़ा है। उनको लगता है, कई महिलाओं को ये लगता है कि सिक्योरिटी के मामले में, सुरक्षा के मामले में ये कुछ करेंगी। और महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा बन के आया दिल्ली के अंदर। और दूसरा, मिडिल क्लास में जहाँ वो दोबारा झुक रहे थे अरविंद केजरीवाल के तरफ, वो कंसोलिडेट होने की संभावना है भाजपा की। तो कुछ सर्टेनली किरण बेदी का असर होगा, लेकिन नेगेटिव असर कितना होगा देखने लायक चीज़ है। कि पार्टी के अंदर जो रिजेंटमेंट है, वो लोग क्या बैठ जाएंगे घर, उतना नहीं दम लगाएंगे।
और ये जो आज पोस्टर में एक केजरीवाल ने कहा है अवसरवाद, हमारे साथ थी, छोड़ के चली गई, चीफ मिनिस्ट्री के लिए छोड़ के चली गई, उसका कितना असर होगा? और क्या ये भी एक जो दूसरा आरोप लग रहा है कि बहुत ही ओछी तरह की राजनीति, जिस तरह की आपने कहा कि भाई परेड होनी है, उसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से उनको बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन वो निराश हैं। क्या वाकई ये भी मैं कहूँ कि चुनावी राजनीति में बहुत ही बिलो द बेल्ट इस तरीके के मामले दिख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। कई हमारे प्रोटोकॉल्स हैं एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, और इतना घमासान लोग एक दूसरे पे प्रहार करते हैं चुनाव के दौरान और फिर बैठ के कंसेंसस भी करते हैं। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि रिपब्लिक डे परेड में नहीं बुलाना, ये अच्छा नहीं है। कि है तो भावी है तो फॉर्मर, बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पे। और इस पूरी लड़ाई में निर्जा, एक तरफ जब बात हो रही है कि अन्ना आंदोलन के दो बड़े सिपहसालारों के बीच जंग हो रही है, पार्टियां उसमें गौर से दिख रही हैं, लेकिन तीसरी जो पार्टी है कांग्रेस, पिछली बार था कि गुस्सा था उसके खिलाफ केंद्र सरकार की नीतियों का, फिर महंगाई को लेकर, लेकिन दिल्ली को लेकर उसके विकास के कामों को कोई नकारता भी नहीं, इवन बीजेपी या फिर आपके नेता भी। लेकिन क्या इस बार वो लड़ाई में क्यों उस कामों के सहारे भी खड़ा होने की कोशिश नहीं कर पा रही है, या इस लड़ाई से बहुत खुद को दूर मान लिया उसने? देखिए, अभी डिसरे बहुत है कांग्रेस के अंदर कि कहाँ जाना है, क्या करना। हालांकि राहुल गांधी बहुत लोगों से मिल रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, करेक्टिव्स को कर रहे हैं, लेकिन सामने उसका इम्पैक्ट नहीं आया है। अब दिल्ली जैसी जगह में अरविंदर सिंह लवली नाराज़ हो जाए, वो तो लड़ाकू है, नेता है, इतनी पकड़ है, इतनी बार अपने एमएलए की सीट जीते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे नेताओं को आप नाराज़ कर दें। अजय माकन को लाना था तो 1 साल पहले लाना चाहिए था, लास्ट मिनट पे उतारना। तो आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो आप लेड बाय केजरीवाल, बीजेपी लेड बाय किरण बेदी, इसमें कांग्रेस स्क्वीज आउट दिखती है। ये रणनीति तो नहीं है बीजेपी के खिलाफ वोट बंटने से रोकने की रणनीति? हाँ, अगर आप इतना पढ़े उसमें तो कांग्रेस तो खुदकुशी करना चाहेगी। हालांकि अगर केजरीवाल जीत गए दिल्ली में तो राजनीति और स्टेट्स में भी इम्पैक्ट होगा। इतनी स्टेट्स में इलेक्शन होने वाला है, फिर तो राजनीति बदल जाएगी। और एक सवाल घोषणा पत्रों को लेकर, तमाम पार्टियों के जब घोषणा पत्र आ रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि उन तमाम बातों को जो कि आपके एजेंडे में रही हैं, कमोबेश वही सारी बातें अब दूसरी पार्टियां अपने एजेंडे में शामिल कर रही हैं, घोषणा पत्र में या फिर चुनावी वादों में। क्या इसका उल्टा मैं कहूं असर कहीं मतदाता के जहन में तो नहीं पड़ने जा रहा उन पार्टियों को लेकर? मतलब मैं समझी नहीं। कि बीजेपी और कांग्रेस भी अब वही सस्ती बिजली की बात कर रहे हैं, फ्री पानी की बात कर रहे हैं, तो क्या फिर वोटर कहीं ना कहीं उनकी बजाय उसकी तरफ बढ़ेगा जिसके एजेंडे में पहले से थी चीजें? ये हो सकता है। और देखिए, मैं तो मानती हूँ जब मूवमेंट्स वो चेंज होती हैं परिवर्तन के लिए, हर एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में उसका असर सब पे होता है। मंडल की मूवमेंट हुई, आप पसंद करिए नहीं पसंद करिए, सब पार्टीज आज मंडल को मानती एग्री करती हैं। जयप्रकाश नारायण की मूवमेंट हुई थी, जबकि सेंसरशिप शुरू तो पहले हुई थी इमरजेंसी से, लेकिन इमरजेंसी का विरोध जो किया इस मूवमेंट ने, अब सेंसरशिप और ऐसी चीजें कि डेमोक्रेसी के ऊपर प्रहार लोग पसंद नहीं करते हैं। तो कहीं ना, और करप्शन के खिलाफ, लोकपाल के लिए इन्होंने जो लड़ाई लड़ी पिछले 3 साल पहले, उसका असर सब पार्टियां आज महसूस कर रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए जब बहुत शुक्रिया इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए आपका। शुक्रिया। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक उस पार दिन भर की दूसरी तमाम बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए पीडीपी और बीजेपी में अनौपचारिक बातचीत जारी है। पीडीपी के संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आज कहा कि बातचीत सफल होने पर न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लिए औपचारिक बातचीत की जाएगी। वहीं महबूबा मुफ्ती को 3 साल के लिए फिर पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। पीडीपी और बीजेपी मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी है। पीडीपी ने इस सिलसिले में बीजेपी से बातचीत की बात स्वीकार की है। शनिवार को जम्मू में पीडीपी नेताओं की बैठक में खुद पार्टी संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इसका ऐलान किया। हमारी बातचीत ट्रैक 2 पे चलती है और उसके बाद अगर वो कामयाब हो गई, उसमें हम कहीं एग्रीमेंट पे आ गए बहुत सारे बातों पे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के,
उसके बाद स्ट्रक्चर डायलॉग होगा। लेकिन पीडीपी संरक्षक ने साफ किया कि सरकार बनाने के लिए पार्टी अपनी मांग और विचारधारा से समझौता नहीं करेगी। इनमें अफस्पा हटाना और पाकिस्तान से बातचीत शामिल है। बीजेपी महासचिव राम माधव ने भी शुक्रवार को कहा था कि राज्य में जल्द ही नई सरकार का गठन होगा। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी बातचीत जारी होने की बात कही थी। सरकार को लेकर के बनाने की प्रक्रिया है। इसके लिए सरकार पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से कुछ एक नेताओं को अधिकृत किया गया है। दे हैव बीन ऑथोराइज्ड एंड लेट देम डू देयर जॉब। जम्मू कश्मीर में अभी गवर्नर रूल है। 87 सदस्यों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीडीपी 28 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, तो बीजेपी के 25 विधायक हैं। 15 विधायकों वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को बिना शर्त समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी थी, लेकिन पीडीपी समर्थन लेने से इनकार कर चुकी है। कांग्रेस को 12 सीटों पर जीत मिली है, जबकि दूसरी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 7 सीटें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जनता दल परिवार के एकीकरण को अपवित्र गठबंधन करार दिया। शाह ने कहा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मीडिया को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा के चुनावों में आम आदमी पार्टी के पक्ष में एजेंडा सेट किया जा रहा है। बिहार दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने प्रदेश सरकार से लेकर जनता परिवार के विलय तक सभी की आलोचना की। उन्होंने जेडीयू और आरजेडी के बीच गठबंधन को स्वार्थी और जनता के साथ धोखा करार दिया। जिस तरह का एक अपवित्र गठबंधन शेप लेने जा रहा है, आकार ले रहा है, मुझे भरोसा है कि बिहार की जनता इनकी एकता से कोई इत्तेफाक नहीं रखेगी। अमित शाह ने कहा कि बिहार में अच्छी सरकार बनने पर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इस साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी 243 में से 185 से ज्यादा सीटें जीतेगी। आने वाले दिनों में हम 185 से ज्यादा सीट प्राप्त कर बिहार को भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी और मजबूत सरकार देंगे और बिहार को जंगल राज से मुक्त कर देंगे। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता जीतन राम मांझी अगर बीजेपी में आना चाहते हैं तो उस पर विचार होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने मीडिया पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने कुछ न्यूज चैनलों पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में चुनावी माहौल दिखाने का भी आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज अमृतसर में नशाखोरी के खिलाफ ललकार रैली की, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी समेत प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। अमरिंदर सिंह ने रैली के जरिए सत्ताधारी अकाली दल और बीजेपी पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने राज्य में नशाखोरी के लिए बीजेपी शासित मध्य प्रदेश और राजस्थान को जिम्मेदार बताया और कहा कि अकाली बीजेपी सरकार में राज्य पिछड़ेपन का शिकार हुआ है। मध्य प्रदेश के कोई किसान अभी उठे अपने खेतों और बूटे ला सकते, राजस्थान के जो उन्होंने नाल लग गए उगा नहीं सकते, लेकिन अभी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और मार्केट के लिए बनती है सारा पंजाब। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे पर सबकी निगाहें हैं। ये दौरा सरकार के मेक इन इंडिया मिशन और दोनों देशों के सामरिक और आर्थिक संबंधों के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरे से भारत को अमेरिकी पूंजी निवेश में बढ़ोतरी की भी उम्मीदें हैं। राष्ट्रपति ओबामा 2 दिन के दौरे पर रविवार की सुबह दिल्ली पहुंचेंगे। बराक ओबामा दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वो रविवार की सुबह करीब 10 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। हवाई अड्डे पर उनकी आगवानी ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल और विदेश सचिव सुजाता सिंह करेंगी। ओबामा की इस यात्रा से भारत को काफी उम्मीदें हैं। I could say we see the visit of President Obama to India as strengthening our ties across the full breadth of our full spectrum relationship. Ties between our governments, ties between our people, and ties between our institutions. 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ओबामा की शिखर वार्ता होगी। इसमें दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। ये समझौते रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और उच्च तकनीक से जुड़े हैं। तकनीक का विकास, उत्पादन और फिर हस्तांतरण इन समझौतों का केंद्र बिंदु है। I think technology cooperation, I should say rather, is an important component in all these segments.
दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को अगले 10 साल के लिए और आगे बढ़ाने के समझौते पर भी हस्ताक्षर होंगे। इसमें रक्षा उपकरणों के संयुक्त निर्माण और तकनीक के हस्तांतरण की बात भी शामिल होगी। हालांकि कांग्रेस ने आगाह किया है कि ये सिर्फ खरीद बिक्री के लिए नहीं होना चाहिए। It cannot be exclusively only a seller-buyer relationship. We are promoting private sector participation in India's defense manufacturing, and American companies, yes, they are welcome. अमेरिकी राष्ट्रपति 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड के मुख्य अतिथि होंगे। जानकारों के मुताबिक रिश्ते मजबूत जरूर हुए हैं, लेकिन कई मसलों पर मतभेद कायम हैं। राष्ट्रपति ओबामा ने, मैं कहूंगा कि ऐसी बातें अब करनी शुरू करी हैं कि भारत के गणतंत्र दिवस पे आना स्वीकार किया है। मैं कहूंगा इसको हमको अच्छे तरीके से मानना चाहिए और उनके पूरे तरीके से उनको वेलकम करना चाहिए। ओबामा का आगरा दौरा रद्द हो गया है। अब वो 27 जनवरी को सुबह औपचारिक कार्यक्रमों को खत्म करने के बाद सीधे सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाएंगे। भारत में परमाणु रिएक्टर लगाना और अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत के खुदरा व्यापार में निवेश की सहूलियत दिलवाना अमेरिका के लिए काफ़ी अहम है। लेकिन दोनों देशों की सरकारों ने अपनी अपनी जनता से इस मामले में कुछ वादे किए हैं। अब देखना ये है कि कल होने वाली शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा कितना लचीलापन दिखा पाते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की यात्रा शुरू होने से पहले वामपंथी दलों ने अलग अलग शहरों में आज विरोध प्रदर्शन किया। वामपंथी दलों का कहना है कि ओबामा की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच प्रस्तावित रक्षा समझौते भारत के हित में नहीं हैं। वाम दल विशेष तौर से 2005 में दोनों देशों के बीच हुए रक्षा समझौते की अवधि बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। बराक ओबामा की यात्रा के दौरान रक्षा सौदों और दूसरे प्रस्तावित समझौतों के विरोध में वाम दलों ने शनिवार को दिल्ली में विरोध रैली निकाली। दिल्ली ही नहीं, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई के अलावा कई दूसरे शहरों में भी विरोध रैलियां निकाली गईं। वामपंथी दलों का कहना है कि ओबामा की यात्रा के दौरान 2005 में हुए रक्षा समझौते को 10 साल के लिए आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है। वाम दलों के अनुसार ये समझौता पूरी तरह से अमेरिका की रक्षा जरूरतों को पूरा करने वाला है और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को प्रभावित करता है। इससे अगर ये समझौता लागू होता है तो हमारे देश अमेरिका के एक मिलिट्री एलाई बनेगा। जिस तरह अमेरिका के दूसरे नेटो एलाइज है उसी दर्जे पर हम जाएंगे और हमारे स्वतंत्र आधार जो है विदेश नीति का, हमारे रणनीति का, वो खत्म हो जाएगा। वाम दलों को आशंका है कि ओबामा की यात्रा के दौरान न्यूक्लियर लायबिलिटी कानून को कमजोर करने का दबाव भारत पर डाला जा रहा है। इस कानून के तहत अगर भारत में कोई परमाणु दुर्घटना होती है तो उस सूरत में परमाणु संयंत्र सप्लाई करने वाली कंपनी को नुकसान की भरपाई करनी होगी। आश्चर्य की बात यह है कि ये कानून पास करने में भाजपा ने पूरी तरह समर्थन किया था पार्लियामेंट में, और वही लोग अभी इस कानून को कमजोर करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए काम कर रहे हैं। वाम दलों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस यात्रा के दौरान अमेरिका चाहेगा कि पेटेंट और बौद्धिक संपदा कानूनों में बदलाव किया जाए। उनके अनुसार ऐसा करने से अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा होगा और इसकी कीमत भारत की दवा कंपनियों को चुकानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को संसद की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती है और न ही संसद में फिलहाल वामपंथी पार्टियों की इतनी ताकत है कि वो सरकार के फैसलों को चुनौती दे सके। उसके बावजूद वामपंथी पार्टियों ने ओबामा की यात्रा के दौरान अमेरिका के साथ रक्षा सौदों को लेकर अपना सैद्धांतिक विरोध दर्ज कराया। कैमरामैन राजेश के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। अमेरिका से समझौतों में तब्दीली की कोशिश का विरोध कर रहे लोगों का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। जो नीतियां अपनाई जा रही हैं, विदेशियों को पूरा मौका दिया जा रहा है यहाँ आके लूटने के लिए, जबकि हमारी जनता को दबाने के लिए हर प्रकार से कानून बनाए जा रहे हैं। LIC में पैसा किसका आता है? वो तो पब्लिक से पैसा लेना होता है उन्होंने। वो कौन सा पैसा लेके आने वाले हैं? वो कोई पैसा लेके आएंगे? यहाँ के पैसे से कमाएंगे। ये अमेरिका जो है इम्पीरियलिस्ट देश है, ये एंटी डेमोक्रेसी है और जो भी नीतियाँ इसकी हैं वो हमारी जनता के खिलाफ हैं और हमारे देश के भी खिलाफ हैं। पूरी तीसरी दुनिया के अंदर जो है हथियारों की बेच करता है, वहाँ दमन करता है, लड़ाई झगड़े कराता है
अपने हथियार जो बनते हैं उनको बेचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए बैंकों को ईमेल भेजकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सभी जनधन बैंक खातों को आधार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बैंकों से वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए दोगुने प्रयास करने की बात कही और आधार से जोड़ने की प्रक्रिया में और सुधार की जरूरत भी बताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कुल परिवारों में से करीब 99% से ज़्यादा योजना के दायरे में लाए जाएंगे, जो तय किए गए लक्ष्य से अधिक हैं। प्रधानमंत्री ने सब्सिडी का पैसा सीधे खातों में पहुंचाने को बेहद अहम बताया। हैदराबाद पुलिस ने एक प्राइवेट फैक्ट्री से 250 से ज़्यादा बाल मजदूरों को छुड़ाया है, जिनमें 10 लड़कियां भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक छुड़ाए गए ज़्यादातर बच्चे बिहार से हैं, जिनकी उम्र 8 से 13 साल के बीच है। पुलिस ने गणतंत्र दिवस के मद्देनजर इलाके में सुरक्षा का जायजा लेने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया था और इसी दौरान फैक्ट्री में मारे गए छापे में इन बच्चों के बारे में पता चला। See, so many children are being kept in some rooms with a very, very pathetic condition, and they are being exploited for the purpose of hazardous employment. पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर भी बर्फबारी से लोगों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के करगिल में आज न्यूनतम तापमान -17 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि लेह और लद्दाख में ये -14.4 डिग्री। पंजाब और हरियाणा में कोहरे के चलते ट्रेन और हवाई यातायात बाधित हुआ। पंजाब में सबसे कम तापमान अमृतसर में 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हरियाणा के अंबाला में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस और चंडीगढ़ का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो खबरों के इस सफर में फिलहाल इतना ही।